लीबिया के शक्तिशाली नेता बनने से पहले मुअम्मर गद्दाफी एक गरीब बच्चा था जो रेगिस्तान में बड़ा हुआ। उनकी सही जन्मतिथि निश्चित नहीं है क्योंकि उनके परिवार के पास कोई ठीक-ठाक जन्म रिकॉर्ड नहीं था। अधिकांश रिकॉर्ड्स के अनुसार उनका जन्म लगभग 1942 में सिरते के पास हुआ था। उनका पूरा नाम मुअम्मर मोहम्मद अबू मिनार अल गद्दाफी था। उनका परिवार कदादफा नामक एक छोटे से बेदुइन कबीले से था और उनके पिता बकरियां और ऊंट पालते थे। हालांकि उनका जीवन बहुत साधारण था। वे आधुनिक शहरों और सरकारी सेवाओं से दूर रहते थे, लेकिन जिस जमीन पर वे पले बढ़े उसका इतिहास शांतिपूर्ण नहीं था। उनके जन्म से पहले ही लीबिया पर विदेशी ताकतों का लंबे समय से कब्जा रहा है। 1911 में कमजोर हो रहे ओटोमन साम्राज्य का हिस्सा होने पर इटली ने इस पर हमला किया। इटली ने कुछ तटीय शहरों पर कब्जा किया, लेकिन रेगिस्तान और पहाड़ों में जबरदस्त विरोध हुआ। कई लीबियाइयों ने आत्मसमर्पण नहीं किया। जैसे ही बेनिटो मुसोलिनी इटली में सत्ता में आए, इटली का कब्जा और भी हिंसक हो गया। इटालियन सेना ने विमानों और बख्तरबंद वाहनों का इस्तेमाल किया, कुओं को बड़े पैमाने पर नष्ट किया और मवेशियों को मार डाला। इसका मकसद प्रतिरोध को भोजन, पानी और सहायता रोकना था। हजारों परिवारों को जबरन कंसंट्रेशन कैंपों में भेजा गया। बहुत से लोग भूख, बीमारी और साफ पानी की कमी के कारण मर गए। इटली ने वहां एक लंबी कांटेदार तार की बाड़ भी बनाई। इसका मकसद लीबिया को मिस्र से आने वाली सप्लाई को रोकना था। परिवार की कहानियों के मुताबिक गद्दाफी के पिता ने इटली के कब्जे के खिलाफ लीबियाई लोगों के साथ लड़ाई की थी। इसलिए जब वो बड़ा हो रहा था तो उसने बार बार कब्जे, जमीन छीनने और लीबियाई लोगों पर अत्याचार की कहानियां सुनी। इसका उसके नजरिए पर गहरा असर पड़ा। छोटे गद्दाफी के लिए उपनिवेशवाद सिर्फ पुराना इतिहास नहीं था, ये उसके अपने परिवार के अनुभव का हिस्सा था। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद इटली का शासन खत्म हो गया, लेकिन लीबिया तुरंत आजाद नहीं हुआ। लीबिया के 3 क्षेत्र त्रिपोलिटानिया और सिरेनाइका ब्रिटिश प्रशासन के अधीन आ गए, जबकि फैजान का प्रशासन फ्रांस के पास था। इसी वजह से ये बहस हुई कि लीबिया को फिर से बांटा जाए या इसे एक स्वतंत्र देश बनाया जाए। 21 नवंबर 1949 को संयुक्त राष्ट्र ने फैसला किया कि लीबिया को 1 जनवरी 1959 से पहले स्वतंत्र होना चाहिए। 24 दिसंबर 1951 को यूनाइटेड किंगडम ऑफ लीबिया आधिकारिक रूप से अस्तित्व में आया। इदरीस अल सीनूसी को देश का पहला राजा चुना गया। 3 मुख्य क्षेत्रों को राजशाही के तहत एकजुट किया गया। पश्चिम में त्रिपोलिटानिया, पूर्व में सिरेनिका और दक्षिण में फैजान। नए देश के शुरुआती साल बेहद कठिन थे। तब लीबिया सबसे गरीब देशों में था। स्कूल, अस्पताल, सड़कें और नौकरियां बहुत कम थीं। सरकार को अमेरिका और यूनाइटेड किंगडम की मदद पर निर्भर रहना पड़ता था। बदले में राजा इदरीस ने पश्चिमी शक्तियों को लीबिया में सैन्य अड्डों के उपयोग की अनुमति दी। सब कुछ तब बदल गया जब 1950 के दशक के अंत में बड़े तेल भंडारों की खोज हुई। देश की आमदनी तेजी से बढ़ने लगी। सड़कों, इमारतों, सरकारी सेवाओं और नए व्यवसायों के लिए फंड उपलब्ध हो गया, लेकिन इसका लाभ समान रूप से नहीं मिला। कई आम लीबियाई लोग गरीब ही रहे, जबकि कुछ अधिकारी, व्यापारी और वे लोग जो राजशाही के करीब थे अमीर हो गए। पश्चिमी तेल कंपनियों की भी इस उद्योग में बड़ी भूमिका थी। इसी वजह से कई युवाओं को लगा कि उनकी सरकार पर अमीर और विदेशी देशों का नियंत्रण है। उन युवाओं में गद्दाफी भी था, जिसने मुस्लिम प्राथमिक स्कूल में पढ़ाई की थी। क्योंकि उसके परिवार का घर बहुत दूर था, कुछ रिपोर्टों के अनुसार वो जब भी कक्षा होती थी तो मस्जिद के पास ही सो जाता था और केवल सप्ताहांत पर ही रेगिस्तान में अपने घर लौटता था। स्कूल में उसकी जिंदगी हमेशा आसान नहीं थी। उसकी बिडौन पृष्ठभूमि साफ झलकती थी और कहा जाता है कि कुछ बच्चे उसे नीचा दिखाते थे क्योंकि वो एक गरीब और ग्रामीण परिवार से था। अपनी पृष्ठभूमि पर शर्मिंदा होने के बजाय उसने उस पर और भी ज्यादा गर्व किया। उसके लिए रेगिस्तान में सादा जीवन ही असली लीबिया का प्रतीक था। यह जीवन शैली अधिकारियों की भव्यता और पश्चिमी प्रभाव से अलग थी। पढ़ाई के समय ही उसे राजनीति में रुचि हुई। उसका सबसे बड़ा प्रेरणा स्रोत मिस्र के गमाल अब्देल नासर थे। 1952 में नासर ने किंग फारूक को सत्ता से हटाने में मदद की थी। उसने दिखाया कि युवा सैन्य अधिकारी एक ऐसी राजशाही को हटा सकते हैं जिसे वे भ्रष्ट और विदेशी ताकतों के आगे झुकी हुई मानते हैं। नासर ने भी अरब राष्ट्रवाद के लिए संघर्ष किया। यह विचार है
कि अरब देशों को उपनिवेशवाद और विदेशी नियंत्रण के खिलाफ एकजुट होकर मदद करनी चाहिए। गद्दाफी अक्सर काहिरा से आने वाले भाषण और रेडियो प्रसारण सुनते थे। उनके लिए नासिर इस बात का प्रमाण थे कि एक युवा अधिकारी पूरे देश की दिशा बदल सकता है। जून 1967 के 6 दिवसीय युद्ध में इजराइल ने मिस्र, जॉर्डन और सीरिया को हराया, जिससे कई अरबों का गुस्सा और बढ़ गया। कई युवाओं के लिए वह सिर्फ सैन्य हार नहीं थी, बल्कि यह भी दिखाता था कि अरब सरकारें कमजोर, बटी हुई और तैयार नहीं थीं। तेल से लीबिया अमीर तो हो रहा था, लेकिन राजा इदरीस पर जनता का भरोसा कमजोर था। गद्दाफी को समस्या साफ दिख रही थी। देश अमीर है, पर हर कोई अमीरी महसूस नहीं करता। कागजों पर लीबिया आजाद है, मगर पश्चिम का असर अब भी मजबूत है और देश का अपना राजा है। लेकिन बहुत से युवाओं के लिए उसकी सरकार पुरानी और धीमी है। रेगिस्तान में जानवरों की देखभाल करने वाले युवा में धीरे धीरे गद्दाफी का खतरनाक सपना पनपने लगा। वो नासिर के रास्ते चलना चाहता था। इसके लिए उसे पहले ऐसे संस्थान में जाना था जिसमें राजा को गिराने की ताकत हो, और वो सेना थी। फिर भी गद्दाफी नासिर को आदर्श मानने के कारण सभा में पढ़ाई के दौरान उसने छात्र विरोध प्रदर्शनों में हिस्सा लिया और समान सोच वाले सहपाठियों को प्रेरित किया। उन्होंने एक छोटा सा गुप्त समूह बनाया। वे अरब एकता, विदेशी प्रभाव से आजादी और राजा इदरीस की राजशाही को कैसे हटाया जाए, इस पर चर्चा करते थे। वे असली क्रांतिकारी सेना नहीं थे, सिर्फ बड़े सपने वाले छात्र थे। लेकिन शुरुआत से ही उसकी नेतृत्व क्षमता सबका ध्यान खींचने लगी थी। गद्दाफी की नेतृत्व, प्रेरित करने और आदेश देने की क्षमता। 1961 में जब सीरिया संयुक्त अरब गणराज्य से अलग हुआ, तो उन्होंने एक विरोध प्रदर्शन का नेतृत्व किया। अपने भाषण में उन्होंने नासिर का समर्थन किया और लीबिया में ब्रिटिश अमेरिकी सैन्य ठिकानों की आलोचना की। इसी कारण उन्हें स्कूल से निकाला गया और क्षेत्र में पढ़ाई से रोका गया। पढ़ाई पूरी करने वे मिस्राता गए। उन्होंने राजनीतिक गतिविधियां नहीं रोकी, बल्कि अपना नेटवर्क अलग अलग शहरों में बढ़ाया और सदस्यों को छोटे गुप्त समूहों में बांट दिया। इससे एक समूह को दूसरों की गतिविधियों की जानकारी नहीं होती थी, जिससे पकड़े जाने पर पूरे आंदोलन का भंडाफोड़ कठिन होता। समूह बढ़ने पर गद्दाफी ने समझा कि विरोध प्रदर्शन काफी नहीं है। सरकार पर राजशाही का कब्जा था, पर सेना के पास हथियार और इसे गिराने की ताकत थी। इसीलिए 1960 के शुरुआती वर्षों में गद्दाफी ने अपने सबसे करीबी साथियों के साथ बेंगाजी की रॉयल मिलिट्री एकेडमी में दाखिला लेने का फैसला किया। उन्होंने वहां फ्री यूनियनिस्ट ऑफिसर्स मूवमेंट शुरू किया, जो मिस्र में नासिर के फ्री ऑफिसर्स की नकल थी। इस समूह का उद्देश्य ऐसे युवा सैनिकों की भर्ती था जो भ्रष्टाचार, विदेशी सेना और राजा इदरीस की धीमी सरकार से नाराज थे। उनमें से ज्यादातर का रैंक बहुत ऊंचा नहीं था, लेकिन यह उनके लिए फायदेमंद था, क्योंकि सीनियर ऑफिसर्स को उन पर ज्यादा शक नहीं होता था। गद्दाफी के करीबी लोगों में अब्दुस नाब्दस्लाम जलाउद, मुस्तफा करूबी और अबू बकर यूनिस जब्र शामिल थे। बाद में वे उसकी सरकार में अहम अधिकारी बनेंगे। वे छुट्टियों के दौरान और सुरक्षित जगहों पर गुप्त रूप से मिलते थे। उन्होंने अपने समर्थकों को धीरे धीरे संचार इकाइयों, सैन्य शिविरों और अन्य अहम सैन्य हिस्सों में तैनात किया। संचार जरूरी है, क्योंकि तख्ता पलट में रेडियो, टेलीफोन और सेना को भेजे जाने वाले आदेश जल्दी नियंत्रित करने होते हैं। गद्दाफी ने 1990 में मिलिट्री अकादमी से स्नातक किया। वह यूनाइटेड किंगडम भी गए थे संक्षिप्त संचार प्रशिक्षण के लिए, लेकिन इससे उनके नजरिए में कोई बदलाव नहीं आया। ब्रिटेन और लीबिया में पश्चिमी प्रभाव के प्रति उनकी कड़ी विरोधिता बनी रही। 1969 आते आते समूह तैयार था। उन्होंने कई बार तख्ता पलट की योजना बनाई, लेकिन हालात बदलने और पकड़े जाने के डर से इसे टाल दिया। कुछ अधिकारियों ने संभावित साजिश की खबरें सुनी थीं, इसलिए उन्होंने गद्दाफी की निगरानी और जांच भी की, लेकिन वरिष्ठ सैन्य नेताओं ने उन्हें हल्के में लिया। उनके लिए यह समूह बहुत युवा था, उनका रैंक कम था और उनमें ताकत की कमी थी कि वे राजशाही को गिरा सकें। वे गलत साबित हुए। जब किंग इदरीस देश से बाहर थे और विदेश में इलाज करा रहे थे, तब फ्री ऑफिसर्स ने मौका देखा। 1 सितंबर 1969 की सुबह युवा अधिकारियों ने कार्रवाई की। उन्होंने त्रिपोली और बेंगाजी में सैन्य मुख्यालय, हवाई अड्डे, पुलिस स्टेशन, सरकारी दफ्तर और प्रमुख संचार केंद्रों पर कब्जा कर लिया। ऑपरेशन पूरी तरह परफेक्ट नहीं था। कुछ यूनिट्स देर से पहुंची, कुछ टारगेट्स तुरंत कंट्रोल में नहीं आए
और कुछ अधिकारी बच निकले। लेकिन राजशाही कमजोर और बटी हुई थी। लगभग कोई संगठित विरोध नहीं था। सिर्फ कुछ ही घंटों में राजा इदरीस की सरकार बिना किसी बड़ी लड़ाई के गिर गई। इस तख्ता पलट को रक्तहीन कहा जाता है क्योंकि इसमें कोई बड़ा संघर्ष या ज्यादा हताहत नहीं हुए। इदरीस ने अपने पश्चिमी सहयोगी सरकारों से मदद मांगी, लेकिन कोई सैन्य हस्तक्षेप नहीं आया। अगले दिन लीबिया के लोगों ने रेडियो पर एक युवा अधिकारी की अनजानी आवाज सुनी। गद्दाफी ने कहा कि राजशाही खत्म हो गई है और लीबियाई अरब गणराज्य बन गया है। उसने स्वतंत्रता, अरब एकता, सामाजिक न्याय और संपत्ति के समान वितरण का वादा किया। उस समय उसकी उम्र केवल 27 साल थी। वो युवा बेडोइन जो कभी नास्सर के भाषण सुना करता था, अब अपना पुराना सपना पूरा कर चुका था। उसने राजा को जल्दी और लगभग बिना किसी गोलीबारी के हटा दिया। लेकिन राजशाही को हटाना आसान हिस्सा था। सबसे बड़ा सवाल यह था कि वो किस तरह का देश बनाएगा और सत्ता में बने रहने के लिए वो कितनी दूर तक जाने को तैयार है। राजशाही गिरने के बाद कई लीबियाई लोग नई सरकार से खुश थे। नए नेता युवा थे, वे साधारण परिवार से थे और उन्होंने भ्रष्टाचार व पश्चिमी नियंत्रण खत्म करने का वादा किया। लेकिन एक बड़ी समस्या थी, उनके पास पूरे देश को चलाने का पर्याप्त अनुभव नहीं था। गद्दाफी जानते थे कि तुरंत ही एक जवाबी तख्तापलट हो सकता है। उन्होंने मिस्र के गमाल अब्देल नासर से मदद मांगी, जिनकी वे लंबे समय से प्रशंसा करते थे। मिस्र ने नए प्रशासन की मदद के लिए सलाहकार और सैन्य अधिकारी भेजे। इसी के साथ गद्दाफी ने तेजी से उन लोगों को हटा दिया जो उनका विरोध कर सकते थे। शाही परिवार के कुछ सदस्य, पूर्व अधिकारी, सैन्य कमांडर और राजनेता गिरफ्तार किए गए। पुराने सिस्टम के अंत को दिखाने के लिए कई लोगों पर सार्वजनिक मुकदमे हुए और स्थानीय अधिकारियों को क्रांति समर्थकों से बदल दिया गया। कुछ जनजातीय नेताओं की ताकत कम कर दी गई और केंद्रीय सरकार का नियंत्रण मजबूत किया गया। गद्दाफी ने कर्नल का पद संभाला और सेना में सबसे शक्तिशाली व्यक्ति बन गए। एक नागरिक सरकार स्थापित की गई थी, लेकिन असली फैसले अभी भी उनके नियंत्रण वाले क्रांतिकारी कमान परिषद के पास ही थे। ये बात उनके कुछ पुराने साथियों को पसंद नहीं आई, क्योंकि समूह का पहला वादा यही था कि राजा को हटाने के बाद वे शासन जनता को सौंप देंगे। लेकिन समय के साथ ये साफ हो गया कि गद्दाफी का तुरंत सत्ता छोड़ने का कोई इरादा नहीं था। दिसंबर 1969 में कुछ अधिकारियों ने नई सरकार को गिराने की कोशिश की थी। योजना असफल रही और गद्दाफी अपने संभावित विरोधियों के प्रति और भी सख्त हो गया। अपनी ताकत बढ़ने के साथ ही उसने लीबिया में बची हुई पश्चिमी सैन्य उपस्थिति को जल्दी ही हटा दिया। ब्रिटिश सेना मार्च 1970 में चली गई। कुछ महीनों बाद अमेरिकी भी विलोस एयरबेस से चले गए। कई लीबियाई लोगों के लिए यह एक बड़ी जीत थी। सैन्य ठिकानों को वे इस प्रतीक की तरह देखते थे कि देश कागज पर आजाद होने के बावजूद विदेशियों का मजबूत नियंत्रण बना हुआ है। सरकार ने हजारों इतालवी बसने वालों को बाहर निकालकर उनकी कई संपत्तियां जब्त कर लीं। गद्दाफी ने इसे उन जमीनों और संपत्तियों की वापसी के रूप में देखा जो इटालियन कब्जे के समय छीन ली गई थीं। लीबिया के यहूदी समुदाय के अधिकांश लोग 1967 के 6 दिवसीय युद्ध के बाद हुई हिंसा के चलते देश छोड़ चुके थे। नई सरकार के तहत बची हुई यहूदी संपत्ति भी जब्त कर ली गई और पुराना समुदाय पूरी तरह से गायब हो गया। गद्दाफी ने सिर्फ सेना और विदेशी निवासियों को ही निशाना नहीं बनाया, बल्कि धीरे धीरे अर्थव्यवस्था पर राज्य का नियंत्रण भी बढ़ाया। लीबिया ने विदेशी तेल कंपनियों को सरकार को अधिक हिस्सा और नियंत्रण देने के लिए मजबूर किया। सरकार ने कुछ कंपनियों और बैंकों को अपने नियंत्रण में लिया या नियंत्रण और बढ़ाया, क्योंकि तेल देश की मुख्य आय का स्रोत था। गद्दाफी के पास अपने कार्यक्रमों और राजनीतिक योजनाओं के लिए बड़ी धनराशि उपलब्ध थी। वो पश्चिमी संस्कृति के प्रतीक चीजों को भी हटाना चाहता था। शराब पर प्रतिबंध लगा, कई नाइट क्लब और कैसीनो बंद हुए। सरकार ने कानून, शिक्षा और सार्वजनिक जीवन में इस्लाम पर ज्यादा जोर दिया। कई लीबियाई लोगों ने इन कदमों का समर्थन किया, क्योंकि उनके दिमाग में उपनिवेशवाद का लंबा इतिहास अभी भी ताजा था। पर गद्दाफी ने पुराने सिस्टम तोड़कर स्वतंत्र लोकतंत्र नहीं बनाया। सरकार के नियंत्रण से बाहर राजनीतिक पार्टियों व संगठनों पर संबंधित कानून के तहत प्रतिबंध लगाया गया। 1972 में कानून नंबर 71 के तहत कड़ी सजा दी जा सकती थी। कुछ मामलों में क्रांति की विचारधारा के खिलाफ
राजनीतिक समूह बनाने या उनमें शामिल होने वालों को मौत की सजा तक दी जा सकती थी और स्वतंत्र श्रमिक संघों को सीमित किया गया। कुछ अखबार बंद कर दिए गए और बाकी पर कड़ी निगरानी रखी गई। मीडिया को गद्दाफी या शासन की स्वतंत्र आलोचना की इजाजत नहीं थी। सीधे कहें तो लीबिया को आजाद करने का वादा करने वाली क्रांति ने भी जल्दी ही ऐसा सिस्टम बना दिया जिसमें असली विरोध की जगह नहीं थी। गद्दाफी के अपने ही समूह के भीतर भी तनाव पैदा हो गया। उनके कुछ साथियों ने ज्यादा स्पष्ट संस्थाएं और सामूहिक नेतृत्व की मांग की, लेकिन वो अक्सर विरोध को क्रांति के साथ गद्दारी मानते थे। उन्होंने धीरे धीरे अपने पुराने साथियों को सत्ता से दूर कर दिया और महत्वपूर्ण पदों पर उन्हीं लोगों को रखा जिन पर वो पूरी तरह भरोसा करते थे। लेकिन गद्दाफी अभी भी संतुष्ट नहीं थे। उनके लिए राजा को हटाना और पश्चिमी ठिकानों को हटाना ही काफी नहीं था। वो लीबियाई लोगों की सोच और रोजमर्रा की जिंदगी बदलना चाहते थे। 1972 में उन्होंने इस्तीफे की धमकी दी, क्योंकि उन्हें लगा बदलाव बहुत धीमा है और लोग उनकी दृष्टि के अनुरूप नहीं चल रहे। क्रांतिकारी कमान परिषद के कुछ सदस्यों ने इस्तीफा स्वीकार करने का मौका समझा, पर जब उन्होंने हामी भरी तो गद्दाफी नाराज हो गए। उन्होंने कहा, काउंसिल को फैसला करने का अधिकार नहीं, क्योंकि जनता ने नहीं चुना। वे सीधे जनता के सामने जाएंगे। अप्रैल 1973 में जुवारा शहर में भीड़ उनकी इस्तीफे की घोषणा सुनने इकट्ठा हुई, लेकिन उन्होंने इस्तीफा नहीं दिया। इसके बजाय उन्होंने नई सांस्कृतिक क्रांति की घोषणा कर सरकार में सफाई और पुराने कानूनों को हटाने की मांग की। क्रांति विरोधियों पर हमला करने की बात कही और समाज पर सीधे नियंत्रण की बात की। उस दिन से वे सिर्फ सैन्य तख्तापलट के नेता नहीं रहे, बल्कि पूरे राजनीतिक तंत्र के केंद्र बन गए। और उनके लंबे शासन का और भी व्यक्तिगत और सख्त दौर शुरू हुआ। गद्दाफी की सांस्कृतिक क्रांति में उन्होंने वादा किया कि अब आम नागरिक ही लीबिया पर शासन करेंगे। शहरों, स्कूलों, दफ्तरों और कार्यस्थलों में स्थानीय समितियां बनाई गईं। कहा गया कि वे फैसले लेंगे और पुराने सिस्टम के अधिकारियों को हटाएंगे। लेकिन लोगों के और ज्यादा आजाद होने के बजाय सरकार का नियंत्रण और बढ़ गया। कई मेयर, स्कूल प्रशासक और स्थानीय नेताओं को बदल दिया गया। क्रांति के विरोधी होने के संदेह में लोगों को भी गिरफ्तार किया गया। नियम अस्पष्ट होने के कारण कुछ लोगों पर सिर्फ व्यक्तिगत झगड़ों या दुश्मनों की शिकायतों पर आरोप लगे। विश्वविद्यालयों में उन किताबों को हटाने का आदेश दिया गया जिन्हें शासन ने अरब राष्ट्रवाद, इस्लाम, समाजवाद और क्रांति के खिलाफ माना। गद्दाफी ने अपनी सरकार के समर्थकों से बनी एक बड़ी मिलिशिया भी बनाई। कागजों पर उनका कर्तव्य क्रांति की रक्षा करना था। असल में वे संभावित विरोधियों के खिलाफ इस्तेमाल होने वाली अतिरिक्त ताकत बन गए। गद्दाफी ने अपनी थर्ड यूनिवर्सल थ्योरी नामक राजनीतिक विचारधारा पेश की और कहा कि पूंजीवाद व साम्यवाद दोनों गलत हैं। उनका कहना था कि पूंजीवाद में बहुत ज्यादा ताकत अमीर लोगों और कारोबारियों के पास चली जाती है। साम्यवाद में राज्य आम लोगों की जिंदगी पर अधिक नियंत्रण रखता है। उनका जवाब था एक ऐसा सिस्टम जिसमें अरब राष्ट्रवाद, समाजवाद और इस्लाम की उनकी अपनी व्याख्या को मिलाया गया था। बाद में उन्होंने ये विचार द ग्रीन बुक में लिखे, जो 1975 में प्रकाशित हुई थी। गद्दाफी के अनुसार संसद और राजनीतिक पार्टियां असली लोकतंत्र नहीं हैं, क्योंकि कुछ ही लोग सबके लिए फैसले लेते हैं। इसके बजाय वो देश को छोटे छोटे पीपल्स कांग्रेस और कमेटियों में बांटना चाहते थे, जहां हर नागरिक सीधे भाग ले सके। किताब में अर्थव्यवस्था, समाज और उस व्यवस्था की आलोचना की गई है जिसमें कोई दूसरों के काम से कमाता है। वो मानते थे कि परिवार जरूरी है, लेकिन महिलाओं पुरुषों को अलग पारंपरिक भूमिकाओं में रखते थे। उनके समर्थकों के लिए यह नेतृत्व करने का एक नया तरीका था, लेकिन आलोचकों के लिए उनके विचार उलझे हुए और मौलिक नहीं थे। ये लीबिया की असली घटनाओं से बिल्कुल अलग था। वो कहते हैं कि लोगों को शासन करना चाहिए, लेकिन उन्हें अपनी पार्टी, स्वतंत्र मीडिया या राज्य के नियंत्रण से बाहर कोई संस्था बनाने की आजादी नहीं थी। ग्रीन बुक को व्यवस्था की नींव बनाया गया, लेकिन सत्ता गद्दाफी और उनके लोगों के पास ही रही। पुराने क्रांतिकारी संगठनों के समूह के अंदर मतभेद और भी बढ़ गए। उनके कुछ पुराने साथी उनसे अलग हो गए। 1975 में कुछ अधिकारियों ने भी एक और तख्तापलट की योजना बनाने की कोशिश की, लेकिन योजना को अंजाम देने से पहले ही उसका पर्दाफाश हो गया।
इसके बाद गद्दाफी ने जिन पर भरोसा नहीं था, उन्हें सत्ता से और दूर कर दिया। 2 मार्च 1977 को उन्होंने एक नई व्यवस्था की घोषणा की, जिसे जमाहिरिया या जनता का राज्य कहा गया। देश का आधिकारिक नाम बदलकर लीबिया ने साधारण हरे झंडे को अपनाया। कागज पर अब कोई राष्ट्रपति, संसद या राजनीतिक पार्टी नहीं थी। स्थानीय पीपल्स कांग्रेस फैसले लेती थी और निर्णय उच्च कांग्रेस तक भेजे जाते थे। लेकिन कई लीबियाई लोगों की भागीदारी कम थी। यह भी स्पष्ट नहीं था कि हर समस्या की असली जिम्मेदारी किसकी है। सरकार और भी उलझ गई, भ्रष्टाचार बढ़ गया और ये जानना और भी मुश्किल हो गया कि किसे जिम्मेदार ठहराया जाए। इसी बीच राज्य ने संपत्ति और व्यापार पर अपना नियंत्रण बढ़ा दिया। भूमि के स्वामित्व को सीमित कर दिया गया और गद्दाफी की आर्थिक विचारधारा के अनुसार नीतियां लागू की गईं। जबकि वो कहते थे कि सत्ता जनता के हाथ में है, स्कूलों और विश्वविद्यालयों के अंदर डर बढ़ता जा रहा था। कुछ छात्रों ने उनके सिस्टम के खिलाफ विरोध किया। जैसे गद्दाफी ने अपनी युवावस्था में बदलाव की मांग की थी, वैसे ही उन्होंने भी बदलाव की मांग की, लेकिन गद्दाफी ने उनकी नहीं सुनी। कई लोगों को गिरफ्तार किया गया और कुछ छात्रों व शासन विरोधियों को सार्वजनिक रूप से फांसी दी गई। कुछ फांसियां ऐसी थीं जिन्हें अंजाम दिया गया या दिखाया गया ताकि जो भी विरोध करने की सोच रहा हो उसे डराया जा सके। ह्यूमन राइट्स वॉच के अनुसार उनके शासन का हिस्सा था छात्रों, सैन्य अधिकारियों और राजनीतिक असंतुष्टों की सार्वजनिक फांसी। इसके बाद गद्दाफी ने अपनी स्थिति को और मजबूत करने के लिए एक व्यवस्था बनाई। 1979 में उन्होंने औपचारिक रूप से कुछ सरकारी पदों से इस्तीफा दे दिया और खुद को क्रांति का नेता या भाई नेता कहा। लगता था उनके पास अब कोई आधिकारिक पद नहीं है, लेकिन वे अब भी लीबिया के सबसे ताकतवर इंसान थे। औपचारिक सरकार रोजमर्रा के कामकाज संभालती थी, लेकिन गद्दाफी और उनका छोटा सा आंतरिक समूह ही अहम फैसलों में आखिरी फैसला लेते थे। उन्होंने क्रांतिकारी समितियों को मजबूत किया। ये समूह विश्वविद्यालयों में ऐसे शिक्षकों और छात्रों को ढूंढते थे जिन पर शासन विरोधी होने का शक होता था। बाद में वे सरकारी दफ्तरों, कार्यस्थलों, मीडिया और स्थानीय कांग्रेस में भी पहुंच गए। वे सिर्फ क्रांति की व्याख्या ही नहीं करते थे, वे लोगों पर नजर रखते, दुश्मनों को ढूंढते और अधिकारियों के चयन में हस्तक्षेप करते थे। गद्दाफी ने प्रशासन को एक केंद्रीय कार्यालय के अधीन रखा, जिसे उसके वफादारों, रिश्तेदारों और जनजाति के लोग नियंत्रित करते थे, ताकि कोई उसके खिलाफ ताकत न बना सके। सभी जरूरी संचार केंद्र से ही होते थे। उसने क्रांतिकारी समूहों का उपयोग दुश्मनों के खिलाफ किया और उन्हें तख्ता पलट से भी रोका। मीडिया पर भी सख्त निगरानी रखी गई। कोई रिपोर्टर या प्रसारक ज्यादा मशहूर नहीं हो सकता था या अपनी अलग आवाज नहीं रख सकता था। समाचार, शिक्षा और सार्वजनिक संदेशों को राज्य की विचारधारा का पालन करना जरूरी था। 1980 तक क्रांति के संदिग्ध दुश्मनों के खिलाफ बड़े पैमाने पर अभियान चलाया गया। हजारों लोगों को गिरफ्तार किया गया और कई सपनों को तोड़ दिया गया। परिवार के सदस्य अपने ही घर में बोलने से डरने लगे। जो जनता के सीधे शासन की प्रणाली थी, वो इसका उल्टा निकली। गद्दाफी ने कोई ताज नहीं पहना था और ना ही उनके पास राष्ट्रपति का पद था, लेकिन उनके पास सेना, राजनीतिक व्यवस्था, मीडिया और समाज की निगरानी करने वाले समूहों का पूरा नियंत्रण था। कागजों में लीबिया जनता का राज्य था, लेकिन असल में पूरा देश एक व्यक्ति के इर्द गिर्द घूमता था। 1980 के दशक तक आते आते लीबिया में लगभग कोई स्वतंत्र विपक्ष नहीं बचा था। मीडिया, सेना, स्कूल और सरकारी दफ्तरों पर कड़ा नियंत्रण था। कई संदिग्ध विरोधियों को गिरफ्तार किया गया और सार्वजनिक फांसी व टेलीविजन कबूलनामे डराने के लिए किए गए। इसी के साथ अर्थव्यवस्था कमजोर हो गई। राज्य ने कई व्यवसायों, नौकरियों, दुकानों, जमीन और सेवाओं पर नियंत्रण कर लिया। कई लीबियाई लोग वेतन, घर, स्वास्थ्य देखभाल और अन्य जरूरतों के लिए सरकार पर निर्भर हो गए। कुछ सेवाएं मुफ्त थीं, लेकिन भ्रष्टाचार फैला था। उत्पादों की कमी, कमजोर प्रशासन और तेल के पैसे की बर्बादी होती थी। गद्दाफी ने हथियारों और विदेशी संघर्षों पर भी भारी रकम खर्च की। 1970 में गमाल अब्देल नासर की मौत के बाद वह अरब दुनिया के प्रमुख नेता बनना चाहते थे। उन्होंने कई बार लीबिया को मिस्र, सीरिया, ट्यूनीशिया व अन्य अरब देशों से जोड़ने का प्रयास किया, लेकिन ये योजनाएं असफल रहीं क्योंकि अन्य नेता उसके अधीन नहीं होना चाहते थे। असहमति पर वो कभी-कभी विरोधियों का समर्थन करता था। उसकी सरकार पर मिडिल ईस्ट, अफ्रीका, यूरोप आदि में
साजिशों, विद्रोही समूहों और सशस्त्र आंदोलनों की मदद का आरोप लगा। उसने कुछ फिलिस्तीनी उग्रवादी समूहों को पैसा व प्रशिक्षण दिया। उसने ईदी अमीन और जीन बेदेल बुकासा, सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक जैसे नेताओं का भी समर्थन किया। उसने उपनिवेशवाद और रंगभेद विरोधी आंदोलनों जैसे नेल्सन मंडेला की अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस में भी मदद की। इसलिए लोग उसे अलग नजरिए से देखते हैं। कुछ लोगों के लिए वह उन देशों का समर्थक है जिन्हें दबाया जा रहा है। दूसरों के लिए वह केवल अपने तेल के पैसे का इस्तेमाल अपनी ताकत बढ़ाने के लिए करता है। अफ्रीका में उसकी सबसे बड़ी सैन्य विफलता चाड में हुई, जहां लीबिया लंबे समय तक गृहयुद्ध में हस्तक्षेप करता रहा और उत्तरी चाड के उजू स्ट्रिप पर दावा करता रहा। गद्दाफी ने बहुत सारे सैनिक और भारी हथियार भेजे, लेकिन 1980 के दशक के अंत में लीबियाई सेना हार गई। हजारों सैनिक मारे गए, कई घायल, पकड़े या भागे। इससे साबित हुआ कि लीबिया के पास हथियार तो थे, लेकिन सेना की ट्रेनिंग, कमांड और मनोबल कमजोर था। जैसे जैसे लीबिया के विदेशी अभियान बढ़ते गए, वैसे वैसे उसके और संयुक्त राज्य अमेरिका के संबंध और भी खराब होते गए। अप्रैल 1986 में वेस्ट बर्लिन के एक नाइट क्लब में बम धमाके ने कई सैनिकों और नागरिकों को मार डाला और घायल कर दिया। संयुक्त राज्य अमेरिका ने लीबिया पर इसका जिम्मेदार होने का आरोप लगाया। जवाब में अमेरिकी विमानों ने त्रिपोली में लक्ष्यों पर बमबारी की। कुछ सैन्य ठिकानों और गद्दाफी के परिसर को निशाना बनाया गया। कुछ नागरिकों की भी मौत हुई। गद्दाफी बच गए, लेकिन इस हमले ने दिखा दिया कि उनकी सेना संयुक्त राज्य अमेरिका के सीधे हमले के सामने कमजोर है। इसके बाद लीबिया में जीवन और भी कठिन हो गया। तेल की कीमतें गिर गईं, प्रतिबंध बढ़ गए और आयातित भोजन, दवाइयां और अन्य आवश्यक वस्तुएं कम हो गईं। कुछ निजी व्यवसाय फिर से खुले और कुछ राजनीतिक कैदी रिहा हुए, लेकिन निगरानी, मनमानी गिरफ्तारी, यातना और विपक्ष पर कड़ी सजा बनी रही। 1992 में संयुक्त राष्ट्र ने लीबिया पर प्रतिबंध लगाए, क्योंकि उन्होंने पैन एम फ्लाइट 103 की लॉकरबी स्कॉटलैंड बमबारी के 2 संदिग्धों को तुरंत सौंपने से मना कर दिया था। उस हमले में 260 से अधिक लोग मारे गए थे। उन प्रतिबंधों का लीबिया की अर्थव्यवस्था और अंतर्राष्ट्रीय यात्रा पर बड़ा असर पड़ा। लेकिन तेल व्यापार पूरी तरह से बंद नहीं हुआ, क्योंकि कुछ यूरोपीय देश लीबिया के मुख्य उद्योग पर और कड़े प्रतिबंध के खिलाफ थे। अर्थव्यवस्था के कमजोर होते ही गद्दाफी को तख्तापलट और इस्लामी चरमपंथियों का सामना करना पड़ा। 1993 में उनके खिलाफ सैन्य साजिश विफल रही। कई लोगों को गिरफ्तार कर सजा दी गई। उनके कुछ परिवारजनों और कबीले के लोगों को भी गिरफ्तार कर सजा दी गई। 1990 के दशक में इस्लामी समूहों के खिलाफ लड़ाई और तेज हो गई। हजारों लोग गिरफ्तार हुए, जबकि कुछ ने पूर्वी लीबिया में सरकारी बलों से लड़ा। सबसे काला हादसा जून 1996 में अबू सलीम जेल हत्याकांड था। खराब जेल की स्थिति के खिलाफ विरोध के बाद लगभग 1200 कैदियों के मारे जाने का माना जाता है। सरकार ने इस घटना को लंबे समय तक छुपाए रखा। कई परिवारों को तुरंत नहीं बताया गया कि उनके रिश्तेदार मर चुके हैं। अबू सलीम को लेकर गुस्सा 2011 में विद्रोह का एक महत्वपूर्ण कारण बना, लेकिन शासन गिरने से पहले गद्दाफी ने अपनी विदेश नीति बदल दी थी। 11 सितंबर के हमलों के बाद लीबिया ने इस्लामी उग्रवादियों के बारे में खुफिया जानकारी दी। दिसंबर 2003 में लीबिया ने परमाणु और रासायनिक हथियार कार्यक्रमों को छोड़ने और अंतर्राष्ट्रीय निरीक्षकों को अनुमति देने पर सहमति दी। इस वजह से लीबिया के अमेरिका और यूरोप से संबंध धीरे धीरे सामान्य होने लगे। कई प्रतिबंध हटे, विदेशी निवेश लौटा और बड़ी तेल कंपनियों ने लीबिया से फिर सौदे किए। पश्चिमी देशों को लगा कि गद्दाफी बदल गए हैं, लेकिन देश के अंदर लगभग कोई असली राजनीतिक सुधार नहीं हुआ। बहुत सा नया धन अधिकारियों, व्यापारियों और उनके परिवार के सदस्यों के पास चला गया। इस दौरान बेरोजगारी ज्यादा रही, सार्वजनिक सेवाएं कमजोर थीं और भ्रष्टाचार फैला था। उनके बेटे सैफ अल इस्लाम ने सुधार और बेहतर जीवन की बात की। आर्थिक सुधारों के वादे किए गए, लेकिन वे वादे गंभीर नहीं थे। गद्दाफी और उनके वफादार समर्थक अपनी 40 साल से ज्यादा की सत्ता छोड़ना नहीं चाहते थे। 2011 की शुरुआत में ट्यूनीशिया और मिस्र की सरकारें बड़े विरोधों के चलते गिरीं। ये अरब स्प्रिंग आंदोलन का हिस्सा था। 15 फरवरी 2011 को बेंगाजी में वकील फातेह तेरविल को गिरफ्तार किया गया।
वे अबू सलीम नरसंहार में मारे गए लोगों के परिवारों का प्रतिनिधित्व कर रहे थे। लोग उनकी रिहाई की मांग और सुधार की अपील करने के लिए इकट्ठा हुए। जब सुरक्षा बलों ने हिंसा का इस्तेमाल किया तो विरोध जल्दी ही पूरे शासन को गिराने की मांग में बदल गया। विद्रोह पूर्वी लीबिया में फैल गया। कई सैनिक, राजनयिक, मंत्री और गद्दाफी के पूर्व समर्थक सरकार से अलग हो गए। विपक्ष ने बेंगाजी में राष्ट्रीय संक्रमणकालीन परिषद की स्थापना की। पश्चिम में गद्दाफी ने त्रिपोली और अन्य क्षेत्रों पर नियंत्रण बनाए रखा। उनकी सेनाओं ने विद्रोह के खिलाफ टैंक, तोपखाने, विमान और वफादार मिलिशिया का इस्तेमाल किया। मार्च आते आते सरकारी बल बेंगाजी के करीब पहुंच गए। गद्दाफी ने चेतावनी दी कि वे अपने दुश्मनों का पीछा करेंगे। इस वजह से कई देशों को डर था कि आम नागरिकों का बड़ा नरसंहार हो सकता है। 17 मार्च 2011 को संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद ने नो फ्लाई जोन और सैन्य कार्रवाई की अनुमति दी ताकि नागरिकों की रक्षा की जा सके। अमेरिका, फ्रांस, ब्रिटेन समेत अन्य देशों ने हवाई हमले किए। बाद में नाटो ने ऑपरेशन संभाला, जिससे विद्रोह बच गया और वो धीरे धीरे संभलने लगा। लंबी लड़ाइयों के बाद विपक्ष ने मिसराता और अन्य रणनीतिक क्षेत्रों पर कब्जा कर लिया। अगस्त 2011 में विद्रोही बल त्रिपोली में घुस गए। रिजीम की कई यूनिटें तेजी से गायब हो गईं। इस दौरान गद्दाफी और उनका परिवार भाग निकला। वो सिरते में छिप गया। ये वफादार बलों के नियंत्रण वाले आखिरी स्थानों में से एक था। 20 अक्टूबर 2011 को गद्दाफी के काफिले ने सिरते से भागने की कोशिश की। इसे नाटो के विमान ने निशाना बनाया। वो पहले हमले से बच गया, लेकिन बाद में उसे विपक्षी लड़ाकों ने एक ड्रेनेज पाइप के पास पकड़ लिया। वो जिंदा पकड़ा गया, लेकिन अफरा तफरी में घायल हुआ। अंतरिम सरकार ने कहा कि वो गोलीबारी में मारा गया, लेकिन वीडियो और जांच से पता चलता है कि उसे पकड़े जाने के बाद मारा गया हो सकता है। ये पूरी तरह से स्पष्ट नहीं है और ये भी साफ नहीं है कि घातक गोली किसने चलाई। मिसराता में उसका शव दिखाया गया, फिर उसे रेगिस्तान की गुप्त जगह दफनाया गया। यहीं उसके 42 साल से अधिक के शासन का अंत हुआ। गद्दाफी एक युवा बेडौइन थे जिन्होंने लीबिया को राजशाही से मुक्त करने का वादा किया था। भ्रष्टाचार और विदेशी नियंत्रण से उसने तेल संपदा का इस्तेमाल बुनियादी ढांचे, शिक्षा और सामाजिक सेवाओं के लिए किया, लेकिन उसने राजनीतिक स्वतंत्रता को भी खत्म कर दिया। मीडिया को चुप करा दिया और विरोधियों को मार डाला या जेल में डाल दिया। जब वो चला गया तब भी कोई मजबूत लोकतांत्रिक संस्था तैयार नहीं थी जो उसकी जगह ले सके। इसलिए लीबिया की समस्या उसकी मौत के साथ खत्म नहीं हुई। देश बटा हुआ रह गया, हथियारों से भरा हुआ, और कोई मजबूत व्यवस्था नहीं थी जो सबको एकजुट कर सके। आखिरकार सिर्फ गद्दाफी ही नहीं गिरा, उसके साथ वो व्यवस्था भी ढह गई जिसे उसने अपनी खुद की ताकत के इर्द गिर्द खड़ा किया था।